शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी बहुत ही अच्छा चर्चा हुआ, उसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। सभी लोग अभी 2 मिनट में फिर से ज्वाइन हो जाएंगे और हम लोग ना 56, 57, 58 नंबर का श्लोक जो है, इसका हिंदी तो पढ़े थे लेकिन टीका पढ़ना है, तो एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। तो मैं आदरणीय सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया श्लोक पढ़ दीजिए। कौन सा पढ़ना है वैद्य जी? 56, 57, 58। 56 शूल युक्त हृदय रोग की चिकित्सा। स्याक् शूलम यस भुक्ते अति जीर्यत अल्पम जरागते सामेत कुष्ठ कृमि जीवायाणम द्वयतिल्वके सदैवादव अति विषयश्चूर्णम उष्णाम्बुना पवेत् यस्य जीर्णे अधिकं स्नेहे स विरेच्य फलये पुनः जीर्यत्यन्ने तथा मूले तीक्ष्णे शूले सदाधिके प्रायो अनिलो रुद्धगति पुष्यात् आमाशये गता तस्या अनुलोमनम कार्यम शुद्धि लंघन पाचने। इस पुरुष को भोजन के उपरांत तुरंत अतिशूल हो रहा हो, भोजन की पच्यमाना अवस्था में शूल कम हो जाए और भोजन के पच जाने पर शूल शांत हो जाए, वह पुरुष कूट, वाय विडंग, सैंधव, सौवर्चल, तिलवक, देवदारू और अतीस के चूर्ण को उष्ण जल से पिए। जिस रोगी को भोजन के पच जाने पर अधिक शूल होता हो, उसे विरेचन द्रव्यों या सिद्ध स्नेहों से या एरंड तेल आदि से विरेचन देना चाहिए। अन्य की पश्चिमाना अवस्था में जिसे शूल अधिक हो, उसे फलों से, अमलतास आदि से विरेचन दे। जिस पुरुष को सदा सब अवस्थाओं में अधिक शूल रहता हो, उसे मूल वाली तीक्ष्ण विरेचनों, दंती मूल, श्यामा आदि से विरेचन देना चाहिए। प्रायः करके अवरुद्ध गति वाली वायु आमाशय में जाकर कुपित होती है और इस वायु का शोधन, लंघन और पाचन से अनुलोमन करना चाहिए। जी वैद्य जी। ये अंजाइना पेक्टोरिस का पेन ऐसा ही होता है या मायोकार्डियल इंफेक्शन का पेन भी ऐसे ही होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि भोजन के उपरांत तुरंत अतिशूल हो, एक ये कंडीशन है। दूसरा है कि पच्यमानावस्था में शूल थोड़ा कम हो जाता है, भोजन के जीर्ण पच जाने पे शूल शांत हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे वायु जो है, व्यान वायु विकृत हुआ है, तो इसलिए तुरंत खाना खाने के बाद ही पेन ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें दीपन पाचन, अनुलोमन करने वाले द्रव्य जैसे कुष्ठ है, वायविडंग है, सिंधा नमक है, सौरवर्चल है, तिलवक है, देवदार और अतिविषा, इसके चूर्ण को गर्म पानी से पीना है। अगर रोगी को भोजन पच जाने के बाद अधिक शूल होता है, डाइजेशन के बाद कटु अवस्था पाक में, उसमें विकृति होने से बहुत शूल हो रहा है, तो विरेचन द्रव्य या सिद्ध स्नेह जैसे एरंड तेल आदि से विरेचन देना चाहिए। यहाँ पे मल को निकालना है और वायु को अनुलोमित करना है। अन्न की पच्यमान अवस्था में शूल अधिक होता है, तो फलों आदि से, जैसे अमलतास आदि से विरेचन देना है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। एक मिनट म्यूट करिए, सब लोग म्यूट करिए, किचन की आवाज आ रही है। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिए। उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि पच्यमान अवस्था में शूल अधिक हो रहा है खाना पचने के टाइम पे, तो फलों से जैसे अमलतास आदि से विरेचन देना है। जिस पुरुष को सदा सब अवस्थाओं में शूल रहता है, उन्हें तीक्ष्ण विरेचन से विरेचन देना चाहिए। कैसे भी वायु का अनुलोमन करना है और अलग अलग टाइप्स के विरेचन देने के लिए बोल रहे हैं। प्राय करके अवरुद्ध गति वाली वायु आमाशय में जाकर कुपित हो जाती है,
इस वायु का शोधन, लंघन और पाचन से अनुलोमन करना चाहिए, क्योंकि वायु ही प्रतिलोमित होके ऐसे शूल कर रही है। ठीक है, हम इसका टीका पढ़ेंगे। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? मोनिका मैम शायद मैम ड्राइव कर रही है। विनीता मैम आप पढ़ दीजिए। जी सर। जी सर ये शाद छूल वाला पढ़ना है? हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। इसके पहले वाला तो डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ। हाँ पढ़िए, पढ़िए मैम। जी सर। यस्य पुसो भुक्ते तत्काल एव अतिशूल शात जीर्णत्य अन्ने मध्यम मध्यमाया पाकावस्थाया अल्पशूल शात जरागते किट्टसारतया परिणते अन्न तु शाम्येत स नर कुष्ठादि भिष्टु चूर्णाम्बुना पिबेत। हाँ, मिश्र आज मिश्र कितना बढ़िया पढ़ी, आज कितना बढ़िया पढ़ी। उस दिन मैं अगर नहीं डांटता तो आज इतना अच्छा पढ़ती क्या? वो दिन ठीक से देख नहीं रहा था सर। ऐसे दिख रहा ही नहीं रहता, ऐसे एक्सक्यूज नहीं होते हैं। आपको सब आता है, लेकिन आप उस दिन ठीक से नहीं पढ़ रही थी। आज आप एकदम अच्छे से पढ़ रही है कि इधर उधर ना हो जाए। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि यस्य पुंसो, यस्य पुंसो मतलब जब पुरुषों को भुक्ते तत्काल एव यदि शूल स्यात्, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद ही, भुक्ते मतलब खाना खाने के तुरंत बाद तत्काल जब शूल हो रहा है, एक कंडीशन ये है। दूसरा बता रहे हैं कि जीर्णत्यन्ने मतलब जीर्यत्यन्ने खाना पचने के टाइम, मध्यमायम पाक्वावस्थाया मतलब जो मध्य अवस्था है, खाना पच रहा है, अल्प शूल स्यात् ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा बोल रहे हैं कि जरागते मतलब खाना पच गया है, किट्ट सारतया परिणते अन्य तो शामिल मतलब खाना पच गया, किट्ट सार विभाजन हो गया, तब वो शूल कम हो जा रहा है। मतलब ये खाना खाने के बाद शूल बढ़ रहा है, मध्य अवस्था में अल्प शूल हो रहा है, और बाद में खाना पचने के बाद वो शांत हो जा रहा है। स नर कुष्ठादि भी चूर्णम मुष्णाम्बुना पिबेत, तो वैसे पुरुषों को, वैसे पुरुष को, वैसे पेशेंट को कुष्ठ आदि, कुष्ठ में क्या है तो कुष्ठ कृमि जिद लवण द्वय तिलवक ही सदैव दारवाती विषय चूर्ण मुष्टाम्बुना पिबेत। मतलब क्या करना है कि कुष्ठ वनस्पति है, विडंग है, फिर 2 तरह के लवण है, तिलवक है, देवदारू है, अतिविषा है, ये सारे चूर्णों को गर्म पानी के साथ पीना है। तो इससे क्या होगा कि दीपन और पाचन और वायु का अनुलोमन ये जब हो जाएगा तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने, तो ये हार्ट पेन बढ़ के फिर वो आगे जाके हार्ट अटैक तक चला जाता है। ये आयुर्वेद रसायन पढ़िए, हिमाद्री जी की टीका। आयुर्वेद रसायन अथ प्रसंगात शूल प्रकरणम शूल चतुर्धा अजीर्णे अन्ने जीर्यति जीर्णे सर्वदा चेति तत्र अजीर्ण शूलस्य औषधम आह औषधम माह शात शूलम इति। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि अथ प्रसंगा शूल प्रकरणम मतलब ये शूल का प्रकरण के बारे में प्रसंग है। तो शूल जो है वो 4 टाइप का होता है। आप भी अपने पेशेंट में देखिएगा, जब भी हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, तो उनमें हार्ट में जो पेन होता है बहुत ज्यादा, तो 4 तरह का ये होता है, और ये आयुर्वेद में ही इतना अच्छे से बताया है। तो ऐसे मतलब वहां पे अग्निमंद है, वायु नहीं प्रतिलोमित हो रहा है। तो 4 तरह का क्या है कि अजीर्ण अन्य, जब अजीर्ण हो जा रहा है, खाना पच नहीं रहा, तब पेन हो रहा है। जीर्यति, जब खाना पच्यमान अवस्था है तब पेन हो रहा है। और जीर्ण, खाना पचने के बाद पेन होना। और सर्वदा चैती, हमेशा पेन होता है। ऐसे 4 कंडीशन है। तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं हार्ट पेन के, वो कैसे कंडीशन में है कि खाना खाने के तुरंत बाद पेन हो रहा है, खाना पचने के टाइम हो रहा है, खाना पचने के बाद पेन हो रहा है, या फिर कंटिन्यू पेन रह रहा है। उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। तत्रा अजीर्ण शूलस्य औषधम माह स्यात् शूलमिति। तब यहाँ पे अजीर्ण होने पे जो शूल, अजीर्ण में जो शूल हो रहा है उसके लिए औषध बताया, वही बोला है स्यात् शूलमिति। उसका समरी यही है, वही मेडिसिन यही देना है। कुष्ठ है, विडंग है,
2 तरह के लवण है, तिलवक है, देवदारू है, अतिविषा है, इसको गर्म पानी के साथ पीने के लिए देना है। अब 57 नंबर का टीका पढ़ दीजिए, बहुत बड़ा है टीका, कौन पढ़ेगा? इतना बड़ा टीका पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, कौन पढ़ेगा? पढ़ना सर, मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए। हाँ यस्य पुंसो, पुंसो होना चाहिए ना सर, हाँ, यस्य पुंसो। पुंसो जीर्णे सत्यधिक शूल भवेत स स्नेह विरेचन द्रव्य सिद्धे विरेचनीय। हाँ, अब कितना आगे अच्छा से पढ़ रही है, एकदम शुद्ध उच्चारण है आपका, एकदम बेस्ट। पूरा भारत देख रहा है आपको, ऐसा मत सोचिए पूरा भारत देख रहा है, तो आपको शुद्ध उच्चारण करना ही है। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि यस्य पुंसो जीर्णे सत्यधिक शूल भवेत, मतलब खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा शूल हो रहा है। सस्नेह विरेचन द्रव्य सिद्धे विरेचनीय, तब हमको स्नेह विरेचन देना है। जो विरेचन द्रव्य से सिद्ध, जो जैसे तिलवक घृत हो गया, तिलवक जो विरेचन करने वाले द्रव्य हैं उससे सिद्ध किया हुआ स्नेह दिया, तो विरेचन कराना है। जीर्यत्य अन्य पचेत माना अवस्थाया अधिक शूले सति फले विरेच्य। हाँ, अब खाना पचने के बाद अगर हो रहा है, नहीं, खाना पचने के टाइम पे जीर्यति अन्य, जीर्यति अन्य या इको अणची संधि है, जीर्यति ई और अ, ये य बन गया। पच्यमानावस्थाया, पच्यमानावस्था में अगर पेन हो रहा है, अधिके शूले, बहुत ज्यादा शूल हो रहा है, तो फलेर विरेच्य, मतलब जैसे अमलतास है वो फल विरेचन में आता है, उसका प्रयोग करना है यहाँ पे। तथा च मुनि मृदिका अथ विडंगानि खर्जूराणि परुषकम आगे आरगवधो अथामलक हरितक्यो बिभीतकम कंपिलको पचित्रे च त्रपुष च मुकुलकम नीलिका कुवल पीलु भवेत फल विरेचनम इति। हाँ रुकिए, इसमें ये जो बोल रहे हैं ना अरुणदत्त जी, वो मुनि किसको बोलते हैं? तो चरक मुनि को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वो कभी भी अपने जो आचार्य है उनको नाम से नहीं बोलते हैं, ये मुनि बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि चरक मुनि ने क्या बोला है, तो फल विरेचन करने के लिए जो पच्यमानावस्था में जो शूल हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, तो क्या दिया है, तो फल विरेचन में मृद्विका मतलब मनुका देना है, किशमिश, फिर विडंग देना है, खजूर देना है, परुषक देना है, आरगवत देना है, आमलकी देना है, हरितकी देना है, बिबितकी देना है, मतलब त्रिफला दे दिया, और कंपिलक दे दिया। उपचित्रा कोई वनस्पति है, त्रपुस मतलब खीरा, खीरा का हाँ, खीरा और मुकुलकम, नीलिका, कुवल, पिलू, ये सब फल विरेचन है, इसको देना है। ये पच्यमान अवस्था में अगर पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है तो आगे बढ़। यस्य पुनः सदा अधिकमेव शूल केवल न भुक्त मात्रे जीर्णे जीर्यति वा स पुरुषो मूल तीक्ष्णे मूल विरेचने दंती त्रिवित च त्रिविच्य या मांस सप्तला आदि द्रव्य समन्विते विरेच्य। ये त्रिविध श्यामा है, त्रिविध श्यामा। हाँ सर, चौ को मिला के छ बन गया ना, छ को त्रिवित और श्यामा सप्तलादि द्रव्य समन्वित विरेच्य। पूरा कंप्लीट कर दीजिए पूरा। तथा च उक्तम सप्तला शंखनी दंती द्रवंती गिरिकर्णिका त्रिवित च श्यामो उदकीर्या च प्रकीर्या क्षीरणी तथा छगलांडी गवाक्षी च कुचाक्षी गिरिकर्णिका मसूर विदला चैव भवेत मूल विरेचनम इति। जी, आपको इतना संस्कृत पढ़ के कैसा अंदर से कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगता है सर, पहले तो भागते थे जब बीएमएस करते थे तो सोचते थे हिंदी हिंदी पढ़ ले, संस्कृत ना पढ़े। अब जी अच्छा लगता है लेकिन। हाँ, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि यस्य पुनः सदा अधिकमेव शूलम, मतलब हमेशा ही अधिक शूल रह रहा है, हार्ट साइड में, हार्ट में हमेशा अधिक शूल रह रहा है, सदा रह रहा है। केवलम न भुक्त मात्रे जीर्ण जीरति वा, मतलब या केवल खाना खाने के बाद ही या खाना पचने के टाइम पे ही नहीं हो रहा है, हमेशा ही हो रहा है।
सपुरुषो, ऐसे पुरुष को मूले ही तीक्ष्ण ही, मतलब मूल विरेचन, विरेचन वाले जो जो मूलिनी द्रव्य हैं उनका प्रयोग करना है। जो रूट ऐसे आते हैं, जैसे दंती मूल है, वो मूल का प्रयोग करते हैं। त्रिवित मूल है, श्यामा मूल है, सप्तला आदि द्रव्य समन्वित विरेच्य, इन सब के द्रव्यों से हमें विरेचन कराना चाहिए, काढ़ा को देना चाहिए, चूर्ण को देना चाहिए। तथा च उत्तम, ऐसे ही बोला है, सप्तला, शंखिनी, दंती, द्रवंती, गिरिकर्णिका, त्रिवित, श्यामा, उदकीर्या च, प्रक्रिया, शीर्णी तथा छगलांडी, गवाक्षी, गवाक्षी मतलब इंद्रायण, कुचाक्षी, गिरिकर्णिका, मसूर वेदला चैव, ये सारी वनस्पतियां हैं जो मूल विरेचन वाले हैं। भवन मूल विरेचनमिति, इनका प्रयोग करना है। आयुर्वेद रसायन, आयुर्वेद रसायन। जीर्ण शूलस्य औषधम आह यस्येति स्नेह अरंड तेलादिभिः जीर्यत शूलस्य औषधम आह फले पुनर्जीर्यत इत्यन्न इति फले आरगवदादिभिः। जी, इसमें हिमाद्री जी बोल रहे हैं कि यस्येति जो शब्द है, इसका समरी क्या है कि जीर्ण शूलस्य औषधम महा, जब खाना पचने के बाद अगर पेन हो रहा है तो ये औषधियां देनी है। स्नेह विरेचन में एरण तेलादि भी स्नेह विरेचन देना है। और बोल रहे हैं जीर्य, जीर्य मतलब खाना पचने के बाद, अगर हो रहा नहीं, जीर्य मतलब खाना पचने के टाइम पे, पच्यमान अवस्था में, फल ही पुनर्जीर्यत्यन्न इति, हमें फल विरेचन देना है जो खाना पचने के टाइम पे देना है। फल मतलब आरगवद आदि का प्रयोग करना है। अभी ये वंगसेन का तो जरूर लाएंगे, वंगसेन या इनका लाएंगे, योग रत्नाकर का लाएंगे, बहुत बड़ा है ये टीका। ये पढ़िए, सर्वदा शूलस्य औषधम, पढ़िए कि कोई और पढ़ना चाहता है? सब म्यूट करके पढ़ दिया मैंने। सर्वदा शूलस्य औषधम आह तथेति मूले श्यामादिभिः तंत्रांतरे शूल प्रकरणम च स्मृतम। जी, तत्र वंगसेने शूल रोगाधिकारे श्लोक नंबर 1 दोषे पृथक समस्ताम द्वंद्वे शूलो अधिष्ठिता भवेत। अब सर्वेश अभी रुकिए, अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि सर्वदा शूलस्य औषधम मा तथेति, तथेति शब्द से क्या मतलब है कि हमेशा हर तरह के जो शूल हो रहा है, हृदय शूल हो रहा है, यहाँ पे शूल मतलब हृदय शूल हो रहा है, तो ये औषधि बताना है। मूले मतलब श्यामादि भी, श्यामादि जो है त्रिविध वगैरह, इन सब का प्रयोग करना है। तंत्रांतरे शूल प्रकरण च स्मृतम, और भी ग्रंथों में, तंत्रांतरे मतलब और भी अलग अलग ग्रंथों में शूल प्रकरण में बताया है। अब ये वंगसेन इनके फेवरेट है, तो ये वंगसेन का जरूर कोई ना कोई रेफरेंस लेके आते हैं। तो ये बता रहे हैं कि वंगसेन में शूल रोगाधिकार में क्या बता रहे हैं, दोषे पृथक समस्ताम द्वंद्वे शूलो अष्टदा भवेत, मतलब पृथक पृथक दोषों से, वात पित्त कफ, इसके वजह से जो शूल हो रहा है या द्वंद्व वाला हो रहा है, जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, तो ये टोटल 6 हो गए। और 8 फिर कौन से हुआ, सन्निपातज हो गया, 7 हो गया, और एक आगंतुक कृमिज होगा। हाँ, ऐसे 8 तरह के शूल इन्होंने बताए हैं। आगे पढ़िए। सर्वेषु वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवन प्रभु। सभी शूलों में सबसे मेन क्या होता है, तो पवन होता है। पवन मतलब वायु, वायु ही सबसे मेन रहता है, ये इन्होंने बता दिया है। सर्वेषु इतेषु, ये सप्तमी बहुवचन, तो मतलब सभी शूलों में प्राय में वायु ही सबसे मेन रहता है। व्यायाम यानाद अति मैथुनात् च प्रजागर अच्छित प्रजागर च शीत जल अतिपानात् कलाय मुद्ग ढकी कोर्दूष इत्यर्थ रुक्ष अध्यशन अभिघातात्। हाँ, कषाय रुकिए, दो लाइन करके रुकिए। इसमें बोल रहे हैं कि अब वायु जो है, वायु को प्रकोप करने के लिए विहारात्मक क्या रहता है, तो
तो व्यायाम बहुत ज्यादा करना। अभी हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जो जिम में बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, बहुत ज्यादा जिम करते हैं, उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है। फिर यानादति, बहुत ज्यादा जर्नी करते हैं, यान से घूमते हैं इधर उधर। अति मैथुनाच, बहुत ज्यादा मैथुन करते हैं। प्रजागृत, रात्रि जागरण करते हैं। शीत जलाति पानात, ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, इसके वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर कलाए, ये जो रुक्ष द्रव्य है, कलाए, मुद्ग, आढ़की, आढ़की, फिर कोरदुष, अत्यर्थ रुक्षाध्यासन अभिघातक, अभिघात होना और रुक्ष अध्यसन करना, रुक्ष चीजें ज्यादा खाना। और डॉक्टर्स लोग आजकल एलोपैथी के डॉक्टर्स भी ये तो बता ही रहे हैं कि घी मत खाओ, खाने में घी बिल्कुल बंद होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए, स्निग्ध पदार्थ पूरा बंद कर दिया। और तेल भी आ रहा है तो डबल रिफाइंड आ रहा है, उसमें वो स्नेहांश ही नहीं है पूरा। तो ये सब वायु का प्रकोप का कारण होता है। सर आड़की मसूर होता ना? हाँ, कषाय, तिक्त, अति विरूढ़, विरूढ़ज, अन्न, विरुद्ध, वल्लूरक, शुष्क, शाकात, विट, शुक्र, मूत्रा, अनिल, वेग, रोधाच को एक सेकंड सर, वेद रोधाच को उपवासादाति भी भाष्य हास्यात, अति भाष्य हास्यात। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि कषाय रस का सेवन ज्यादा करना, तिक्त रस का सेवन ज्यादा करना, विरुड़ मतलब जो स्प्राउटेड चीजें जो नेचुरोपैथी वाले खिलाते हैं कि आप स्प्राउटेड चीजें बहुत खाओ, हाई प्रोटीन रहता है, नेचुरल चीजें, वो सब वायु का प्रकोप करता है। फिर विरुद्ध जान्न विरुद्ध, विरुद्ध अन्न का प्रयोग करना। फिर वल्लूर का शाक, वल्लूर का सेवन करना, मांस का। शुष्क शाकर, पहाड़ों में या कहीं कहीं क्या करते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो रहते हैं ना, उसको पका के बॉईल करके फिर सुखा देते हैं। सुखाने के बाद जब खाना होता है, जहाँ पे बर्फ गिर रही है, तो वहां पे वो उसको पानी में डिप करके फिर बनाते हैं। तो ये जो शुष्क साग है ना, जैसे चौलाई का साग हो गया, मेथी का हो गया, या फिर पालक हो गया, ये सब शुष्क साग इतना ड्राइनेस करता है, वायु का प्रकोप कर देता है। फिर बोल रहे हैं कि विट मतलब पुरुष का वेग धारण करना, शुक्र का वेग धारण करना, मूत्र का वेग धारण करना। फिर उसके बाद में अपान वायु का वेग धारण करना, शोक करना, उपवास करना, अति भाष्य, ज्यादा बोलना, ज्यादा हंसना। मेरे पास एक मैं जब ना बीएमएस कर रहा था ना, तो सेकंड ईयर में मैं अपने एक सर के पास जाता था। तो उनके पास एक पेशेंट आता था जो बोलता था मुझे इतना हेडेक हो रहा है सर, इतना हेडेक हो रहा है। तो वो अपना हेतु नहीं बता रहा था, तो वो बस हेडेक बोल रहा था। तो सर, हमारे एक सर है, हमारे जुएकर सर, मेरे कॉलेज में पीएचडी किया हुआ है संहिता में, और वो प्रैक्टिस करते थे, मैं उनके पास भी जाता था। तो सर ने उनको गोदंती का भस्म, फिर पथ्यादिक्वात, शिलाशूलादि, वज्र रस, दुनिया भर की दवाई दे दी, लेकिन वो पेशेंट को ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो वो बोल रहा था कि मुझे आपसे ही करना है, मेरे सर से बोलता था, लेकिन आप ही ठीक करिए। तो सर ने उसको फिर एक दिन बैठाया, हम लोग भी थे। सर ने उसको पूछा कि आप काम क्या करते हैं, अभी डिटेल में आप सब बताइए। तो पेशेंट बताते नहीं है पहले शुरुआत में, और उसको विश्वास भी था सर से। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे पुणे में ली मेरिडियन नाम का जो 5 स्टार होटल है, वहां पे मैं, एक तो रात्रि जागरण होता है, और वहां पे बहुत सारे जो ये होते हैं ना पेज 3 जैसे जो पार्टीज होती है, वैसे लोग आते हैं। तो मुझे ना मैथुन की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैं कंट्रोल करके रखता हूँ। तो सर ने यही हमें बताया कि शुक्र वेग का वो धारण कर रहा था, शुक्र वेग का धारण करने की वजह से उसको हेडेक हो रहा था। तो सर ने उसका पहले तो कहा कि प्रोफेशन आप चेंज करो अगर आप ठीक होना चाहते हो। उसको इतना सीवियर पेन होता था, इतना पेन होता था, शुक्र वेग का धारण ना वो निकाल रहा है, और उसको शुक्र वेग आ रहा है रोक रोक के। तो सर ने उसको पूरा वृक्ष दवाइयां दिया, बस्ती कराया, फिर ऐसे करके फिर पेशेंट पूरा ठीक हो गया, उसका प्रोफेशन ही चेंज किया। ऐसा सबको नहीं होता है, लेकिन उसकी मतलब काम वासना भी हो रही थी, शुक्र वेग भी आ रहा था और रोक भी रहा था, इसलिए उसको ऐसा हो रहा था। तो ये जो बताया है ना, ये 100% ऐसा है। शुक्र वेग धारण करने से वायु प्रकोपित हो गया, वायु अपान वायु अगर प्रकोपित होगा तो वो व्यान वायु को प्रकोपित करेगा, और उसके वजह से फिर हार्ट का पेन शुरू हो जाता है। हाँ, आगे पढ़िए। वायु वायु प्रवृद्धो जनियेत इति शूल
हृत पार्श्व पृष्ठ त्रिक वस्ति देशे जीर्णे प्रदोषे च धनागमे च शीते च कोप समुपैति गाढ़म। हाँ, फिर मैं ऐसा सोचता था कि आयुर्वेद में सर ने इतना पता कैसे लगाया कि वेगावरोध है और इतने सारे हेतु हैं, तो हम कैसे पता लगाए? तो मैंने सर से पूछा कि सर इतने सारे हेतु हैं। सर ने कहा संहिता पढ़ते रहो। तो इसमें बहुत सारे हेतु आते हैं। तो जब संहिता पढ़ते हैं ना, तो हमें फिर क्लिक होता है पेशेंट से, फिर हम डायग्नोसिस करते हैं ना, तो हमें हेतु एकदम तुरंत पता चलता है कि यही है। इसमें बोल रहे हैं वायु प्रवृद्धो जन्यधि, वायु प्रकुपित हो जाता है, वायु बढ़ जाता है, उससे फिर शूल होता है। कहाँ कहाँ शूल होता है? तो हृदय में होता है, पार्श्व में होता है, पृष्ठ में पीठ में होता है, त्रिक में होता है, बस्ती में होता है। जीर्ण प्रदोषे च धनागमे घनागमे च शीते च कोपम समुपैति गाढ़म, मतलब खाना पचने के बाद ये पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर जो बादल आ जाते हैं, घनागमे मतलब बादल जब आ जाते हैं तब पेन होता है। ठंडा चीज का जैसे एसी वगैरह का हुआ सेवन, तो ये, या फिर ठंडा पानी पी लिया, ठंडा पानी का संपर्क हुआ, तो ये कोपम समुपैति गाढ़म, फिर ये वायु प्रकोपित और ज्यादा हो जाता है। मुहुर्मुहुर् च उपशम प्रकोपः विड्वात स्तंभन तोद भेदे ये स क्या, पूरा कंप्लीट करिए। सस्वेदना अभ्यंजन मर्दनाध्य स्निग्ध उष्ण भोजनेश्च शम प्रयाति। इसका मतलब ये है कि मुहुर्मुहु च उपशम प्रकोपो, अब वायु है, तो वायु तो शैतान बच्चा है, वो कभी पेन ज्यादा बढ़ेगा, कभी पेन कम हो जाएगा, क्योंकि वायु की गति ऐसी है, वो एक ही बार कंटिन्यू पेन होगा ऐसा नहीं होता है। फिर बोल रहे हैं कि विड़वात, मतलब पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, अपान वायु भी रुक जाता है, और फिर स्तंभ होता है, स्टिफनेस आता है, तोद मतलब सूचिवत वेदना होती है, भेद मतलब भेदनवत वेदना होती है। ऐसे जब हार्ट में पेन हो रहा है, क्योंकि ये हृदय रोग का प्रकरण है, तो लेकिन वंगसेन में शूल प्रकरण में बता रहे हैं, तो ये शूल कभी भी कहीं पर भी हो सकता है। तब ऐसे में वायु को हमें अनुलोमित करना है, तो स्वेदन देना है, अभ्यंग कराना है, मर्दन कराना है, स्निग्ध उष्ण भोजन देने से ये शमम प्रयाति, फिर शांत हो जाता है। क्षार अति तीक्ष्ण उष्ण विदाही तैल निष्पाव पिण्या कुलथ युषे कटु अम्ल सौवीर सुरा विकारे क्रोध अनलायस विप्रतापे। पूरा कंप्लीट करिए एक और आप। ग्राम्य अति योगात दश नैविध्य दग्धे नैविर्दग्धे पित्त प्रकुप्याशु करोति शूलम। अब ये तृणमोह हाँ पूरा पढ़िए। तृणमोह दाहातिकर ही नाभ्य सश्वेद मूर्छा भ्रम दोष युक्तम। ये अब रुकिए, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अब पित्त शूल किस तरह से होता है। वात वाला शूल तो हमने पढ़ लिया, अब पित्त शूल, तो क्षार का सेवन करना। आजकल भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो अपने ये आते हैं टोमेटो सॉस, अचार, पापड़, या फिर जो भी चाइनीज फूड आइटम है, उसमें बहुत ज्यादा बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा बहुत ज्यादा डाला जाता है। तो क्षार का सेवन ज्यादा करना। तीक्ष्ण उष्ण विदाही, विदाही मतलब एक ही तेल में जो समोसा पकोड़ा बनाया जाता है, वो विदाह उत्पन्न करता है। ये बहुत ज्यादा ग्रीन चिली, गरम मसाले, वो चीजें खाते ही बहुत ज्यादा जलन होती है, ऐसे विदाह उत्पन्न करने वाले। फिर तेल का प्रयोग करना बहुत ज्यादा, निष्पाव का प्रयोग करना, पिण्याक जो तिल का जो गजक वगैरह होता है बहुत ज्यादा खाना, कुल्थी का यूश, इसका सेवन ज्यादा करना, कटु अम्ल, कटु रसात्मक और अम्ल रसात्मक द्रव्यों का सेवन करना, सौविरक का सुराविकार मतलब मदिरा ऐसा पीना बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है उसका पीना, क्रोध बहुत ज्यादा करना, क्रोधानलाय सार वी प्रतापे, ये सब से क्या होता है, क्रोध बहुत ज्यादा करने से पित्त दोष प्रकोपित हो जाता है। ग्राम्य आती योगा दशने, मतलब ग्राम्य आहार का सेवन ज्यादा करना, अति योग करना, दशन विदग्धे, इससे अन्न जो है, पित्त जो है वो विदग्ध होता है, कच्चा कच्चा पित्त रहता है, अम्ल रहता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ के, और पित्तम प्रकोप्याशी करोति शूलम, इससे फिर पित्त वाला शूल होने लगता है। आगे तृण मोह दाहातिकर,
मतलब इससे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मूर्छा आती है, मोह की कंडीशन रहती है, दाह होता है। और फिर बोल रहे हैं सस्वेद, नाभि में भी पेन होने लगता है, सस्वेद पसीना आता है, मूर्छा होता है, भ्रम होता है, ऐसे दोष युक्त रहता है। आगे बढ़िए। मध्यम दिन, मध्य दिने कुप्यति च अर्धरात्रे विदाह काले जलद इत्याये च रुकिए शीते। रुकिए रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि मध्य दिन में मतलब दोपहर में ये ज्यादा पित्त शूल बढ़ जाता है, फिर आधी रात को 10 से 2 के बीच में, दिन में भी और रात को भी, और विदाह काले खाना पचने के टाइम पे बहुत ज्यादा विदाह होने लगता है, और जलदात्य बहुत ज्यादा इमरजेंसी जैसे कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है इसमें। ये पित्त शूल हो गया। अब कफत शूल, शीते च शीते समुपैति शांति सुस्वादु शीते शीतैरपि भोजनैश्च आनूप वारिज किलाट पयो विकारे मांसे क्षुपिष्ट मांसे इक्षुपिष्ट कृशरा तिल शशकुली भी अन्य बला बलास जनकै अपि हेतुभिश्च श्लेष्मा प्रकोप्य उपगम्य करोति शूलम। जी इसका मतलब ये है कि पहले तो पित्त शूल के बारे में बताया कि शीते च शीते समुपेति शांतिम, जब ठंडी चीजें जब खाया जाता है तो उसमें जैसे ठंडा दूध पी लिया वगैरह, तो उससे ना थोड़ा, या सुस्वादु शीतैरपि, मतलब थोड़ा मीठा चीज कुछ खा लिया, खीर या सेवई या हलवा खा लिया, तो जो पित्त शूल है उसमें शांति मिलती है। और ठंडा थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला भोजन कर लिया तो पित्त शूल में शांति मिलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा दाह हो रहा होता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें फायदा होता है। फिर अब कफ वाला बता रहे हैं कि आनुप मांस का सेवन करना, जैसे कि सुअर का मांस खाना, गेंडा का मांस खाना, भैंसे का मांस, जो आनु प्रदेश में रहने वाले प्राणी है उनका मांस खाना। फिर वारिज मतलब पानी में रहने वाले जो सी फूड है, या रिवर में रहने वाले जो फिश वगैरह है उनका सेवन करना। किलाट का सेवन करना, किलाट मतलब दूध से बनता है किलाट, उसका सेवन करना। या पयोविकारी, पयोविकारी मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स खाना, मांस का सेवन करना। इक्षुपिष्ट कृषरा मतलब गन्ने का जो है गन्ने के कोई भी बहुत सारी चीजें उसका सेवन करना। पिष्टमय चीजें खाना, कृष्णा मतलब खिचड़ी खाना, तिल का सेवन करना, तिल शशकुली, तिल से बनाए हुए जो ये रहते पूरी वगैरह उसका सेवन करना। अन्य बलास जनकैरपि मतलब ऐसे ही बलवान जो कफ का प्रकोप करने वाले हेतुभिश्च, वो फिर वो क्या करते हैं, वो उनका सेवन किया जाता है तो वो कफ को प्रकोपित कर देते हैं। आगे पढ़िए। हिल्लास का सदन अरुचि संप्रसेके आमाशये स्तिमत्य कोष्ठ शिरो गुरुत्वे भुक्ते सदैव ही रुज पुरेत अतिमात्र सूर्योदय च शिशिरे कुसुमागमे च। जी इसका मतलब ये है कि कफत जब शूल होता है, हार्ट में पेन होता है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते आना चाहिए कि हुरलास हो रहा है, मतलब जीभ मिचला रहे है, उल्टी जैसा हो रहा है, खांसी आ रही है, अंग सदन मतलब पूरा बॉडी में कैसे तो भी ऐसे एकदम आलस वगैरह आ रहा है, अरुचि हो रहा है, प्रसेक हो रहा है, मुंह से लार बहुत आ रहा है, सलाइवेशन हो रहा है, आमाशय स्तिमित, आमाशय में ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, और स्तिमित मतलब स्तिमित्य मतलब गीले कपड़े से बॉडी को लपेट दिया ऐसा हो रहा है। कोष्ठ शिरो गुरुत्व, कोष्ठ में गुरुता रहती है, शिर में गुरुता रहती है। भुक्ते सदैव ही रुजम, खाना खाने के बाद ही हार्ट में पेन होता है या पूरा बॉडी में पेन होता है। कुरुते अति मात्र, खाना खाने के बाद ही पेन होता है। सूर्योदय च, जब सूर्योदय होने के बाद जो कफ का काल रहता है उस टाइम पे भी बढ़ जाता है 6 से 10 के बीच में। शिशिर ऋतु में, शिशिरे कुसुमागमे च, इन सब में ये बढ़ जाता है। विदोष लक्षणे लक्षणे ते विद्यात् शूल द्विदोषजम सर्वेषु दोषेषु च सर्वलिंग विद्यात् भिषक सर्वभव ही शूलम। जी इसका मतलब ये है कि दो दोषों के लक्षण वाले जो रहते हैं वो द्विदोषज बोलते हैं, मतलब वात पित्त, पित्त कफ वात कफ।
और जब सब दोष, तीनों दोष जब प्रकोपित हो जाते हैं तो सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। विद्या विषक सर्व ही शूलम, फिर विषक सर्व मतलब हर तरह के उसमें दिखने लगते हैं। आगे पढ़िए। सुकष्टमेन विश्व वज्र कल्प विवर्जनीय प्रवदन्ति तज्जा आटोप हिल्लास वमी गुरुत्व स्तैमित्य का स्तैमित्य आनाह कफ प्रसेके कफस्य लिंगेन समान लिंगम आमोद्भव शूलम उदाहरन्ति। इसका मतलब यह है कि जब तीनों दोषों के सारे सिम्टम दिखने लगते हैं तो ये बहुत सुकष्टमेन, बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है, विष की तरह रहता है, जैसे जहर का लिया तो ऐसा पेन होने लगता है। विष वज्र कल्प, वज्र जो है इंद्र का जो अस्त्र है उस तरह से होने लगता है, इसलिए इतना सीवियर पेन होता है। तो विवर्जनीय प्रवदंती तजज्ञ, इसलिए उनको त्याग देना चाहिए। हम कोशिश करेंगे लेकिन उनको 100% ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं हो, क्योंकि तीनों दोष प्रकोपित है। इसमें साथ में और क्या होता है, आटोप होता है, हुरलास होता है, फिर उल्टी आती है, वमी होता है, गुरुत्व बहुत हैवीनेस लगता है, स्तैमित्य गीले कपड़े से लपेट दिया ऐसे सिम्टम होता है, कास आना, कफ प्रसेके, स्तैमित्य स्तैमित्य कास ना, खांसी आती है और फिर आना होता है, स्तैमित्य का नाह, कास नहीं है तो आना होता है, पेट फूल जाता है, कफ का प्रसेक होता है, बहुत ज्यादा सलाइवेशन होता है, कफस्य लिंगन समान लिंग मानमोद्भव शूल मुदाहरंती, कफ के सारे सिम्टम दिखने लगते हैं, आम के सिम्टम सारा दिखने लगते हैं, ऐसा शूल हमें दिखाई देता है। बस्त हृतकंठ पार्श्वेषु स शूल कफवातिक कुक्षो हृताभि मध्येषु स शूल कफ पैतिके दाह ज्वर करो घोरो विज्ञेयो वात पैतिक। हाँ, अगर ना बस्ती में, हृदय में, कंठ में और पार्श्व में अगर शूल हो रहा है तो वो कफ और वात वाला है। कुक्षी में हो रहा है, पेट में हो रहा है, हृदय में हो रहा है, नाभि में हो रहा है, नाभि मध्येषु, नाभि मध्य में हो रहा है तो ये शूल कफ पैत्तिक है। और दाह हो रहा है, ज्वर हो रहा है, ज्वर करो घोरो, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड का फीवर हो रहा है तो वो वात पैत्तिक है, ऐसा शूल है। एक दोषो उत्थित साध्य कृच साध्यो द्विदोष च सर्व दोषो उत्थितो घोरस्त असाध्यो भूर उपद्रव निगृह्य मारुत श्लेष्मा कुक्ष पार्श्वे व्यवस्थित साध्यमाटोप आटोपम सरुद्ध सूचिभिरिव निस्तूदनम। इसका मतलब है कि एक दोष वाला जो रहता है वो शूल साध्य होता है, दो दोष वाला जो रहता है कृच साध्य होता है, सभी दोषों वाला जो रहता है वो घोर असाध्य होता है, और उपद्रव युक्त वाला तो बहुत ही असाध्य हो जाते हैं। तो इसमें निगृह मारुत श्लेष्मा, इसलिए हमें वायु को निकालना है। श्लेष्मा कुक्षि पार्श्व व्यवस्थित, श्लेष्मा को हमें ऐसे बैलेंस करना है कुक्षि और पार्श्व में। फिर साधमाट, आधमान, आटोप ऐसे जब बढ़ रहा है, और सूचि भिरिवनि स्तुत्यन, सुई चुभ हो रहे हैं, इस तरह से वेदना हो रही है। उश्वस्यते वक्रेन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वक्रेन न चानम अभिनंदति, मुंह भी टेढ़ा हो जा रहा है, और अन्न की इच्छा नहीं होती है। न च निद्राम उपत्यशे पार्श्वशूल प्रकीर्तिता प्रकुप्यते यदा कुक्षो बहिन्मात् क्रम्य मारुत तदाश्च भोजन भुक्त सो उपस्तंभ न पच्यते उच्छ्वासानि सकृता शूलेन हन्यते मृदु न वासने न शयने तिष्ठत वा लभते सुखम कुक्ष शूल इति ख्यातो वातात् आम समुद्भवात्। हाँ, ये एक ऐसी कंडीशन बता रही है जब ना वायु और आम की वजह से जो शूल हो रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि न च निद्रा मुत्प्यश्य, नींद नहीं आती है, पार्श्व शूल नहीं, न च निद्रा मुत्प्यश्य पार्श्व प्रकृति था, ये जो ऊपर के सिम्टम्स आ रहे हैं ना ये सब पार्श्व शूल के बारे में बता दिया। फिर बोल रहे हैं प्रकुप्य यदा कुक्षो, प्रकुप्यति यदा कुक्षो, मतलब अगर वायु पेट में प्रकुपित हो गया है
वही माक्रम में मारुता, अग्नि को मंद कर दिया है और वायु का प्रकोप हो गया है। तदास्य भोज्य न भुक्तस्तो सम्मन पच्यते, खाना खाने के बाद या न खाना खाने के बाद उपस्तंभित ऐसे वायु रहता है, खाना पचता भी नहीं है, उच्छ्वास सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और शकृत है वो भी नहीं निकल पा रहा है। शूलना हन्यते मृदु, बहुत ज्यादा ये पेन हो रहा है। न वासने न शयने, बैठने पे न सोने पे, तिष्ठन व लभते सुखम, न बोला है, मतलब बैठने में सोए में कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। कुक्षी शूल इति क्या, तो इसको हम पेट दर्द बोलते हैं, कुक्षी शूल बोलते हैं, ऐसा नाम है, जो वायु और आम की वजह से हो जाता है। कफ पित्तावरुद्धमस्तु मारुतो रसमूर्छित हृदयस्थ कृते शूलम उच्छ्वासा। हाँ, कफ और पित्त अगर अवरुद्ध है और वायु भी प्रकोपित है और रस समूर्छित है, वहां पे रस का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आम रस, तो हृदयस्थ कुरुते शूलम, तो रसवस्त्रोदस का मूल स्थान तो हृदय है, तो हृदय में बहुत ज्यादा शूल होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे वायु जो है वह आम के संग जाके हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा कर रहा है। एक मिनट रुकिए, पेज पे लटता हूँ। ये तो बहुत ही बड़ा है। अभी हम रुक जाए क्या, ये बहुत ही बड़ा है, हम कल पढ़ेंगे। 627 पेज नंबर हम कल पढ़ेंगे। जी सर, जैसा कहिए। क्योंकि बहुत ही ये ओवर हो रहा है, शूल शूल। वंदना मैम, आप पढ़ना चाहेंगी कि हम आशा मैम वाला बात कंप्लीट कर देते हैं? जी वही सही रहेगा। ये कुछ ज्यादा ही है बहुत। आशा मैम, आपका कोई क्वेश्चन था उस सेशन में? हाँ जी सर, वही मेरी जो पेशेंट थी उसके बारे में कि मैंने ना ट्रीटमेंट दिया था उन्हें। मेरे पास आई थी कंडू का सिम्टम्स लेके, फिर उनका मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखा और थोड़ा प्रश्न परीक्षा की, तो उसमें फाइब्रॉइड का हिस्ट्री मिला। मैंने सर क्लासिकल विरेचन कराया था, लेकिन पेशेंट ने पथ्य का पालन नहीं किया, बीच में भी कुछ पनीर खा लिया, केक खा लिया, ऐसा वैसा करके। तो फिर तब उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उनको पाइल्स का हिस्ट्री था। मैंने बोला चलो ठीक है, क्रूर कुष्ठी है तो उन्हें सुख विरेचन, मतलब मैंने आगे त्रिवृत वगैरह दिया था तो उनसे उनको हुआ नहीं। तो फिर उन्हें मैंने ये सोनामुखी चूर्ण दिया था। तो सोनामुखी चूर्ण देने के 2 दिन के बाद वो मेरे को आके बोलती है कि उनको रेक्टल प्रोलेप्स हो गया है। तो सर अभी मतलब कंडू वगैरह में जो ट्रीटमेंट चलाया था उसमें तो उनको काफी आराम है, जॉइंट पेन वगैरह भी था तो उसमें भी काफी आराम है, लेकिन अभी सर ये रेक्टल प्रोलेप्स है तो उसमें मैंने उन्हें दिल का पीछू रखने के लिए बोला है। तो उसके अलावा और कुछ इंटरनल मेडिसिन या ऐसा कुछ सजेस्ट कर पाए तो आप? इसमें अंजना मैम से पूछिए ना, अंजना मैम बहुत अच्छा बताती हैं। एक तो हेतु सेवन बंद कराइए, और फाइब्रॉइड के लिए मांसपाचक मेदोपाचक देते हैं, फिर कुबेराक्षवटी देते हैं, पत्र पोटली श्वेत कराते हैं, कुमारी का एलोवेरा का अंदर का जेल फ्रेश और गुड़ देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा है। बाकी अंजना मैम बताएंगी। जी अन्ना मैम, प्रणाम। अंजना जी मैम। सबको, जी सर नमस्ते सर, सभी लोग को शुक्रिया सर। हाँ मैम, फाइब्राइड जो है आप जान ही रही बहुत चैलेंजिंग है, और अगर वो इंक्रीजिंग है या पहले देखना पड़ेगा हम लोग को कि इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग। तो जो रिपोर्ट आपने कराई है अभी कब कराई थी? मैम रिपोर्ट तो काफी मतलब 4-5 महीने पहले कराई है। मैंने उनको बोला है कि फिर से यूएसजी एक बार हाँ रिपीट करा लेंगे। हाँ, और उस समय उसके जो साइट क्या बता रहे थे, किस जगह पर है, मतलब यूट्रस में कौन सा पेस्टेरियर एंटीरियर राइट राइट ओवरियन है, राइट राइट ओवरियन। राइट ओवरी में है। एंडोमेट्रियोमा करके उन्होंने बनाया है कि फाइब्राइड बनाया, क्या बनाया मैडम? फाइब्रॉइड डायग्नोसिस। बनाना। अच्छा, राइट ओवरी में उन्होंने फाइब्राइड बताया। सॉरी मैम, सिस्ट है, लेकिन हाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि एक हाँ बार हाँ फिर से कराऊंगी, क्योंकि पेशेंट हम्म, काफी लीन थीन है मैम, और जैसे हाँ हाँ, बोलते हैं ना धातु क्षय के सारे लक्षण उसमें दिख रहे हैं। जैसे कल पढ़ रहे थे ना मैडम, अभी सर ने भी बहुत अच्छा डिस्कस किया था कल हम लोग, जो पंच महाभूत वाले में आप थी ही। तो पंच महाभूत जी में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जहाँ पे क्लेदिता ज्यादा हो जाती है या सिस्ट ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे पीसीओडी की बात सर ने कोरिलेट की थी, उसी समय मेरे माइंड में भी आई थी कि जैसे पीसीओडी तो ऐसे सिस्ट होते हैं कि जिसको हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स जी क्या होता है कि ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमनली हम लोग को मिलते हैं, चैलेंजिंग भी होते हैं,
और जी। साइज का भी इनमें बहुत बड़ा एक इशू होता है, क्योंकि अभी मैंने एक सेमिनार जो अटेंड की थी उसमें साफ साफ बताया गया था कि अगर वो 7 तक है, अप टू 7 तक हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अगर एबव 7 है तो फिर उसको हम सर्जरी करने के लिए नहीं मैम, सोचेंगे। ये तो बिलो 7 है, हाँ 3.4 into 5 हाँ, समथिंग। तो वही मैंने कहा आप अभी की रिपोर्ट करा लीजिए। और जैसे कि सर ने बताया कि बहुत अच्छे से इसकी चिकित्सा पे हमें यही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम पंचमहाभूत की भी अप्रोच देख रहे हैं और अपने आयुर्वेद तो हम पढ़ ही रहे हैं, और आयुर्वेद पंचमहाभूत अलग है ही नहीं। तो मेरा तो यही सोच रहती है कि यहाँ पे हमें क्लेदन ज्यादा है ना, क्योंकि जलीय महाभूत यहाँ विकृत हुआ है, जो क्लेदन ज्यादा है, इस क्लेदता को हमें कैसे कैसे कम करना है। तो जैसे सबसे पहले हम दीपन और पाचन ही करेंगे। तो आजकल मैं थोड़ा सा और चेंज की हूँ, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि मैं स्नेहन दीपन पाचन करती हूँ। तो जैसे चाहे हम इसमें पंचतीर्थ घृति ले लेते हैं, और पंचतीर्थ घृति के साथ थोड़ा सा पलाश पुष्प का चूर्ण लीजिएगा, और साथ में थोड़ा सा आरंगत का चूर्ण लीजिएगा, ठीक है मैम। और उसके जी। साथ में जो अनुपान अगर आप देना चाहते हो, तो अनुपान में वरुण शिगरू का अनुपान यहाँ पे काम करेगा। या फिर जैसे समटाइम्स क्या करते हो कि भ्रत वर्णादि पात मिल जाता है वैद्य रत्नम का, और ये दूता प्रेशर भी बना रहा है। और दूसरा जो शिगरू पात में पेशेंट से कहती हूँ कम से कम, क्योंकि सहजन के पत्ते बहुत अच्छे से मिल जा रहे हैं, छाल मिल जा रहा है, तो जी। पेशेंट अगर उसका पात बना के पिएगी तो थोड़ा सा हमें ये रहता है कि कुछ पेशेंट डिफर्ट भी करती है, और अगर वो कॉन्शियस होती है अपने लिए तो थोड़ा सा मेहनत करती है। और उसका क्या करती हूँ, जब मैं पात बनवा देती हूँ तो जो ऊपर का जो छना हुआ आता है उसको मैं तेल से भावित करवा देती हूँ, और उसको तेल से भावित करवा के जो उसका पल्प से बनता है वो भी एक दो बार पेशेंट को लगवा देती हूँ नीचे की तरफ अधोधर में। और उसका जो तेल है उससे नाभि पूरण करवा देती हूँ, तब हृदय मन पे लगवा देती हूँ। कभी कभी उसका योनि पूरण भी, अगर मतलब मैरिड गर्ल्स मैरिड पेशेंट होते हैं तो योनि पूरण भी उसका मैं करवा देती हूँ। इसका जी बड़ा मैम, अच्छा मतलब इफेक्ट। शिग्रू हाँ तेल ही हो गया है, आपने शिग्रू जी जैसे सिद्ध जी करा के तो जी शिग्रू तेल जी हो गया, जी राइट। जी बहुत जी। बढ़िया प्रयोग है। जी मैम, और उसकी मात्रा बस्ती भी अगर आप देना चाहें तो बृहद पात तो बड़ा बनाया मिलता है, और शिगरू तेल मिला के इसकी मात्रा बस्ती का भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको, है ना। और जी। फिर साथ में क्योंकि अब जलीय महाभूत ज्यादा है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कुबेराक्षादी बटी या फिर कब्याद रस, है ना, उस तरह की मेडिसिन खाना खाने से पहले देना है। खाने के बाद थोड़ा सा हम ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा लघु बसंत मालती थोड़ा सा ऐड करते हैं, और उसमें थोड़ा शीला सिंदूर हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा काशीश का भी हल्का सा काम होता है, और थोड़ा सा जी। बंग भस्म भी यहाँ काम करेगी, क्योंकि वो कहीं भी शुक्र धातु की वृद्धि भी करती है, क्लेदन को भी बहुत जल्दी से वो कम करती है। और साथ में हम यहाँ पर अगर मिला पाए तो थोड़ा सा यवक्षार, क्षारीय द्रव्य कुछ हमें देना पड़ेगा तो हम यवक्षार ही मिला देते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हम जैसे काल मेघ या कुटकी में से एक चीज एड ऑन कर देते हैं। गिलोय सत्व आप जरूरी मिला दिया करते हैं, गिलोय सत्व जी। कहीं दो लेते हैं। और फिर अनुपान के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अभियरिष्ट है, या फिर आप जो है थोड़ा काल में अभी घासन है आरिश या चल काल। रहा है मैम उनको। हाँ, तो वो इसका अनुपान की तरह से हम दे देते हैं। और बाद में जैसे काचनार गुलगुल का भी यहाँ रोल अच्छा है ना। और थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि एरंड तेल भी अगर दूध के साथ ये गर्म गुनगुने पानी के साथ रात में दीजिए, तो ये पूरा मैं फॉर्मूला लेके चलती हूँ और उसका इफेक्ट मिलता है। तो लेकिन नस्से और मात्रा बस्ती, थोड़ा सा नस्से में भी आप यहाँ चतुष्पा तेल या फिर थोड़ा सा जो है मैं अक्सर बताती हूँ बीच बीच में अदरक वाला, अदरक सरस का नस्से, क्योंकि क्या है कि हमें ओवरी एचपी एक्सिस को थोड़ा एक्टिवेट करना है। और वो जो जी। वहाँ का टिश्यू है जहाँ कलेक्शन हो गया है, आप धातु आप महाभूत का वो हो गया है, वहाँ उसको ड्राई अप करना है, उसको पूरी तरह से हमें वहाँ का क्लेदन हटाना है। तो जो ओवेरियन टिश्यू है और हमारा ऑक्सिस है, अगर वो एक्टिव हो जाएगा, अच्छे से वो काम करने लगेगा, तो वो धीरे धीरे मल रूप का जो कफ है वो बाहर निकलेगा। जी मैम, अंजना मैम, थैंक यू जी मैम। मैम। ये कह रही है नमस्कार। कि नमस्ते मैम, नमस्कार जैसे जी। मल्टीपल हर्ब्स और ड्रग्स हो गए, तो इसको आप थोड़ा सा कंपाइल करके अगर लिख देंगी तो अच्छा रहेगा। और एक्चुअली हाँ मैं बता दूंगी। और एक्चुअली मैम जैसे जैसे हाँ बताइए। 41 into 42 ऐसे करके मिलीमीटर में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे मेरे पेशेंट में। तो हाँ मैंने उसको मतलब मार्क में तो उसको नेबोथियन सिस्ट भी थी। तो जी जो हम लोग नॉर्मली देते हैं फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट में वरुण शिगरू और कांचनार, इसके बाद मैंने आरोग्य वर्धिनी संजीवनी दी थी स्क्रैपिंग करने के लिए। तो जी साथ में एक वातानुलोमक दिया था और एक एरेंट्स ने दिया था कि जिससे कि उसका जो है वो ये सभी चीजें स्क्रेप हो तो निकलने में इजी रहे।
तो पेशेंट के जो लेबोरेटरी सिस्ट थी वो तो चली गई, जो सर्विक्स पे थी, और जो फाइब्रॉइड्स हैं वो भी साइज में काफी कम हो गए। जी तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या क्योंकि वो पेरीमेनोपॉजल फेज में है पेशेंट, जी तो लंबा चलाती रहूं, और हो सकता है पेरीमेनोपॉजल फेज में हो तो धीरे धीरे करके अगर वो मेनोपॉज में आती है, तो क्योंकि वो लीन एंड थिन पेशेंट है, मतलब पहले तो वो आई थी तो बहुत सोलन थी, यानी कि इतना सारा उसके बॉडी में फ्लूइड था, वो सारा पूरा जी निकल गया। तो ये जो पेरीमेनोपॉजल फेज में अगर पेशेंट आ रहे हैं, तो अगर मल्टीपल बड़े फेब्रॉइड्स भी हैं और पेशेंट इतना ऐसा नहीं है कि उसकी सर्जरी की जाए, तो उसको अगर हम लोग लंबा चलाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें होपफुल होना चाहिए कि धीरे धीरे करके वो रिग्रेस कर बिल्कुल जाए, कि वो सिम्टम लेस हो जाए। बाकी मैंने उसको बिल्कुल अभी लंबे समय के लिए उसको काउंसिल कर दिया कि मैं इसको लंबा चलाऊंगी, तो लेट्स सी रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्योंकि अभी जो दिख रहे हैं वो 7-8 फेब्रॉइड्स थे, तो अभी जो उसने एक ही जगह से नहीं कराया अल्ट्रासाउंड, तो उसने केवल 2 ही फेब्रॉइड दिखा रहे हैं। अब मैं उसको वेरी वहीं गुड। कराऊंगी जहाँ उसने पहले कराया था। हाँ तो तो और तो ये जो कंपैरिजन आपने स्टडी। इतना अच्छा जी आपने जो ये अभी बताया है ना मैम, ओवेरियन जी सिस्ट और फेब्रॉइड का, उसको जी थोड़ा सा जी अगर आप अच्छे से लिख देंगी तो और मस्त हो जाएगी सबके लिए मैम, ठीक ठीक है मैडम, ठीक है है ना? ठीक है, भेज थैंक यू। दूंगी जी मैम। हाँ अंजना मैम, मेरा भी एक अंजना मैम। पेशेंट का मैंने भेजा था कल। जी जी मैम। हाँ, वो चॉकलेट सिस्ट था, उसमें से एंडोमेट्रिक सिस्ट हो गए ट्रीटमेंट के बाद, पर वो पिघल नहीं रहा है। समय लगेगा मैडम, थोड़ा सा समय लगेगा। साइज हाँ साइज मेरी, हाँ 27-25 है, साइज तो बड़ा नहीं है, पर वो हाँ 3 तो साल से है। और जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा सा मात्रा बस्ती जरूर करिए, थोड़ा शिगरू का सेवन कराइए, शिगरू पात का, शिगरू तेल का, और थोड़ा योनी बस्ती भी कर दीजिए। और समय ओके। लगता है, ये सब डिजॉल्व हो जाता है, सभी अभी मैडम बता रही है, जब फाइब्राइड डिजॉल्व हो जाते हैं तो ये सब भी डिजॉल्व हो जाते हैं, समय लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को। हाँ जी मैडम, आप उसकी उसकी जांच थोड़ा सा, उसकी वो रिपोर्ट भेजिएगा, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे शाम के वाले केस में। ओके। ठीक है मैम, जी जी। अंजना मैम, मैम इसमें हाँ एक मैम मिनट, बोलिए। मतलब मेरा थोड़ा बो- कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए अ, बोलिए। हाँ मैम, इसमें मुझे लग रहा है कि उनको जो पाइल्स की हिस्ट्री थी उसी की वजह से रेक्टल प्रोलैप्स भी हुआ है, और ये जो उनको सिस्ट है काफी टाइम से, तो ये सारी संप्राप्ति बनी है, ये अवरोधात्मक और धातु क्षयात्मक है। तो इसमें मैडम इसके लिए क्या करना चाहिए? रेक्टल प्रोलैप्स के लिए अभी मैं कुछ इंटरनल मेडिसिन इसमें यूज करूं, या फिर सिर्फ मूषक तेल अब पीचू से हो जाएगा? हाँ, अभी आप लोकल करिए और डाइट पर ध्यान दीजिए, उनकी उनकी जी कॉन्स्टिपेशन एकदम रिमूव करा दीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो ये हमें फल विरेचन कहाँ देना है, फल वाला विरेचन कहाँ देना है, स्नेह विरेचन कहाँ देना है, और तीक्ष्ण विरेचन कहाँ देना है। बहुत अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट आज कल से और आज हम लोग डिस्कस किए। तो कहाँ हमें आरक भट्ट का यूज करना है, कहाँ हमें मृदिका और इसका यूज करना है, और कहाँ हमें स्नेह तेल, स्नेह जैसे एरंड स्नेह देना है, और कहाँ दंती देवंती वाला देना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें मध्यम स्नेह जो है, मृदु स्नेह से आपका काम बन जाएगा। और उसको मुनक्का वगैरह उसको बताते रहिए, एक्स्ट्रा दे, और उसको लोकल एप्लीकेशन देते रहिए। और उसके बाद जो हमारा ये फाइब्रॉइड है तो ये देखिए रस रक्त मांस में, मांस तक अच्छे से पहुंच चुका है आपकी। तो उसे जी हमें उसी तरह से हमें धीरे धीरे उसको धातु के आधार पर हमें चिकित्सा करनी ही पड़ेगी। तो पहले आप रस धातु ही अच्छे से बने, और रस हाँ धातु मैम, और रक्त क्योंकि वो धातु। पेरीमेनोपॉजल एज में भी है, जी 47 है, जी और उनका अभी स्कैंटी पीरियड भी हो रहा है। जी जी। तो वहाँ पॉटी वगैरह का प्रेशर ना पड़े, आराम से उनको पॉटी हो, तो प्रॉब्लम्स काफी कुछ आप मेंटेन कर पाओगे, है ना? तो इधर आप ओके, आहार ये रस पे काम आरगवत करो। शुरू करवा दो ना, पंचतिक्त हाँ घृत के मैडम, साथ पलाश पुष्प और बहुत अच्छा, आरगवत हाँ में, बहुत अच्छा फायदा है, आरक वो बहुत भी सही काम रहेगा। करेगा। हाँ, वो पेल्विक मैम कंजेशन बला को भी कम करता है। मैम बला का पिचू धारण करा सकती हैं उसको, और जो कीगल एक्सरसाइजेज हैं, भद्रासन है, जी जी का बहुत अच्छा रोल है। अगर उसकी अग्नि अच्छी है तो आप अश्वगंधा क्षीरपाक उसको दे सकती हैं, और अग्नि अगर अच्छी नहीं है तो सिस्टमिक मेडिसिन ना देके केवल उसको आप भद्रासन और बल्ले जितने भी वो हैं जैसे ऑयल्स है उनका, पिच्चू का मैम बहुत अच्छा उसमें रोल रहता है, स्पेशली जब ये विरेचन के बाद प्रोलैप्स हुआ है, मतलब जी क्षय के बाद प्रोलैप्स हुआ है। तो अगर हम अग्नि अच्छी नहीं है तो बल्ले तो दे नहीं दे सकते, लेकिन लोकली अगर आप नहीं, अ, अग्नि अच्छी है मैम उनकी, अभी जब से तो मैंने मैम अश्वगंधा विरेचन वगैरह क्षीरपाक किया। बहुत अच्छा रोल है इसमें, और साथ में आप जैसे मैम बता रही है ना कि जो लोकल एप्लीकेशंस है, बल्ले जी ऑयल से आप लोकल एप्लीकेशन कराइए, साथ में एक्सरसाइजेस, पेरिनियल एक्सरसाइजेस, कीगल, भद्रासन, ये सब कराएंगे मैं, बहुत फर्क पड़ेगा उसका। 3 मंथ्स का टाइम दे दीजिए उसको, बल्कि वो ओके, पहले ही हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच वंदना मैम।
थैंक यू अन्ना मैम। जी मैम। मैम प्रणाम मैम। मैम वो इनफर्टिलिटी का एक केस डिस्कस किया था ना आपसे, तो मैम 2 महीने बाद वो बड़ी मुश्किल से अल्ट्रासाउंड करवा के लाई हैं, उनमें उनकी बोथ ओवरीज में मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल आई हैं, सिस्ट भी नहीं है। और इससे पहले मैंने उनको मेडिसिन दी थी क्रव्याद रस और आरोग्यवर्धिनी, तो पहले उनको ब्लीडिंग हुई 12-13 दिन, फिर बीच में 1-2 दिन बंद रही, फिर उनको ब्लीडिंग हुई, तो फिर मैंने क्रव्याद रस उनका बंद करवाया तो ब्लीडिंग बंद हुई। पहले तो कह रही थी वो फ्रेश हुई, लेकिन दूसरी बार में थोड़ा वैसे जैसे मतलब ओल्ड ब्लड होता है ना वैसे था। इस समय उनकी इंडोमेट्रियल थिकनेस 6.8 आ रही है, मतलब ब्लीडिंग बंद होने के 3-4 दिन बाद। तो जी मैम, थोड़ा सा वही है, वो एक्सपोएक्सिस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ना आप तो शामक औषधियाँ दीजिए, सड़ंग पानी वगैरह दीजिए, सूर्य शेखर वगैरह दीजिए। और थोड़ा सा जो है यहाँ पर आप इसको इनको जो है ना फल घृत की बस्ती दे सकते हो, मात्रा बस्ती। फल घृत में थोड़ा सा आप एरंड तेल मिला सकते हो, और थोड़ा सा भूनिम्बादी क्वाथ वगैरह की बस्ती भी यहाँ पे काम करेगी। बीच बीच में चेंज करके दीजिएगा। पहले भूनिम्बादी दीजिए, क्योंकि पहले थोड़ा शोधन का कार्य होगा, और उसके बाद थोड़ा सा आप फल घृत के साथ दीजिएगा आप एरंड तेल। और यहाँ नस्से का रोल मिलेगा, क्योंकि जो ओवरी है ना वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तो एचपी एक्सिस को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा नस से शुरू करिए, अगर पेशेंट कर पाए तो। जैसे कि अगर शुरुआत में आप क्षीर बला से ही दीजिए, थोड़ा कम से शुरू करिए, लेकिन क्षीर बला से ही दीजिए। और जब आपको उसके बाद आप इनकी थोड़ा सा इनको काउंसलिंग करिए, क्योंकि इनकी स्टडी बहुत जरूरी है। 2 स्टडी कराना पड़ेगा, एक तो एचएसजी कराना पड़ेगा और दूसरा फॉलिकुलर स्टडी कराना पड़ेगा। और हस्बैंड साइड की भी जो रिपोर्ट्स होंगी उस पर भी आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो अगर ये फॉलिकुलर बन जाते हैं और रप्चर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि हमारा अपना काम कंप्लीट हो जाता है, कि हाँ एक बार हमने फॉलिकुलर बना दिया और उनको अच्छे से समझा दिया, तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं 90%। तो क्योंकि ओवरी ही काम नहीं कर रही है, तो इसलिए आप नस से मात्रा बस्ती पे भी आ जाइए। और बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे आपने कहा था क्रव्याद रस वगैरह जो है वो थोड़ा तीक्ष्ण हो जाता है, तो वहां उसको छोड़ के आप सूर्य शेखर पे ही आ जाइए, चंद्रामृत पे आ जाइए, यहाँ अभरक भस्म पे आ जाइए, थोड़ा गिलोय पे आ जाइए, है ना। थोड़ा विडंग दे सकते हैं, या वाई विडंग का अच्छा रोल मिलेगा आपको। और थोड़ा सा आपको ये अभरक मैंने बता ही दिया। और थोड़ा सा मैं अगर होंगी तो है कालमेघ या फिर भूमि अमल की, इसमें से एक जरूर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लीवर पे काम करना बहुत जरूरी होता है। जी मैम। मैम मात्रा बस्ती किससे देंगे मैम? मैडम अभी शुरुआत में आप ना मात्रा बस्ती भी, जैसे आप कह रही हैं कि 6 उसकी है ही है, और उसको फॉलिकल्स है ही है, तो इस समय मैंने कहा ना आप थोड़ा सा पहले भूनिम्बादी दीजिए। स्टार्टिंग थोड़ा सा अग्नि, जैसे आम भी बना होगा, ये अग्नि थोड़ा सा प्रदीप्त करने के लिए और वायु का निरोमण करने के लिए, तो थोड़ा भूनिम्बादी के साथ आप थोड़ा सा एरंड तेल मिला दीजिएगा। जैसे हम क्या करते हैं 30-20 का रेशियो ले लेते हैं बीच में, है ना। उसके बाद जैसे अगर ज्यादा लगता है तो थोड़ा सा 20 ml उसमें 10 मुलादी भी मिला दीजिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी कम ही डोज में देना शुरू कर दीजिए, 50-60। अगर आपको लगता है पेशेंट आप अच्छा से ले रहा है तो 100 ml तक हम चले जाते हैं। मैम शोधन काम करेगा इसमें? हाँ मैम, शोधन जैसे हल्का सा विरेचन, आरंगवद चूर्ण का, आरंगवद चूर्ण है, त्रिवृत है, पंचघृत है ना, ये दीजिए। क्योंकि इससे क्या है, पहली कंजेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, और पहली शुद्धि होती है। जब विरेचन होगा तभी क्या तो बताया जाता है ना कि बीज कार्मुकता बढ़ती है। तो हमें बीज कार्मुकता पे, ओवरी पे काम करना है, तो हमें विरेचन, मृदु विरेचन बहुत जरूरी देना पड़ेगा। मुनक्का वगैरह भी अगर पेशेंट ले पाए, अंजीर वगैरह भी अगर पेशेंट ले पाए, बहुत फायदा करता है। लेकिन एक डोज हम सुबह सुबह जो है पंचतीर्थ के साथ आरगवद की, दाढ़ी मास्टक की, है ना, ये बदलते बदलते दे सकते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। अंजना मैम, जी 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 मैम मैम। प्रणाम। जी प्रणाम मैम। मैम शीघ्र तेल बनाने के लिए जो आप बता रहे हैं ना दीदी मैम, उसमें सिंपल तेल तेल यूज करना या मूर्छ? तिल तेल ले लीजिए ना मैम, जैसे तेल बनाते हैं ना पेशेंट वैसे। मैम घर पे अगर, हाँ। हाँ, तिल तेल जैसे क्या करना है, कल्क लेना होता है, क्वाथ हम्म, लेना होता है। तो जैसे मानिए हमने क्या किया कि अगर हमने 100 ग्राम कल्क लिया तो 400 ग्राम क्वाथ लिया, है ना। हम्म, 400 ml हम्म, क्वाथ ले लिया, ठीक है मैम। और उसके बाद हम्म, वो जो कल्क और क्वाथ के बराबर जो है, हमने क्वाथ के बराबर ही लगभग हम तेल भी ले लेते हैं ना।
जैसे उससे कहते हैं कि अगर आप 500 मतलब आधा किलो तेल में मैं बनवा देती हूँ, उसके हिसाब से हम कल और कौस डलवा के उसको पकाते रहते हैं। जब वो तेल पाक वाला जो पूरा आपका आने लगती है कि हाँ अब अच्छे से झाग आने लगा, अच्छे से जो है थोड़ा, तो उसको छनवा देती हूँ। छनवाने के बाद जो ऊपर का मटेरियल आता है उसको भी मैं फिर यूज करवा देती हूँ, पेशेंट लेप लगवा देती हूँ, है ना, थोड़ा सा उसमें अपना तर हृदय मन पे लगवा देती हूँ जी। ये मैम मात्रा बस्ती में यूज नहीं होता है ना, सिर्फ ऊपर लेपन के लिए? लेपन के लिए, लेकिन जो तेल बनाया ना शिगरू तेल, उसको हम एरन तेल के साथ मिला के, धनवंतर तेल के साथ मिला के, दशमूल तेल के साथ मिला के दे सकते हैं मात्रा बस्ती में। अच्छा ठीक है। और मैम अगर फॉलिकल बन रहा उसको रेपसेट कराने के लिए जैसे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है? तब नस्य तीक्ष्ण नस्य दीजिए, अदरक सरस का नस्य दीजिए, विरंग लोहो दीजिए, गोरखपुंडी क्वाथ दीजिए, चित्रकारी बट्टी दीजिए ना, तब थोड़ा तीक्ष्ण नस्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। अनुरिता मैम, आप गणेश जी की आरती करेंगी अभी? अनुरिता मैम? यस सर। हाँ, कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा देवाची सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची कंठी जळके मान मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित फळा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा ऋणझुंती नवपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा आहे सदना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। थैंक यू अनुरिता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, सबको एक दिन अच्छा आपको मिलेंगे। थैंक यू सभी लोग को, प्रणाम। थैंक यू।